नमस्कार फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आज होल्मियम लेजर प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में बात करूंगा, जिसका दूसरा नाम है होलेप, HOLEP। जिसका फुल फॉर्म है होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। जैसा कि सारे जो भी पेशेंट्स होते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम से जो पीड़ित होते हैं उन सबको पता है कि जो प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है पेशाब की थैली के नीचे होती है, और आफ्टर एज ऑफ 50 जब इनका साइज बढ़ता है तो पेशाब की प्रॉब्लम होती है। अगर इनको दवाइयों से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जा पा रहा है या पेशाब रुक जाती है तो फिर प्रोस्टेट सर्जरी की सलाह दी जाती है। पुराने ज़माने में आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ओपन सर्जरी होती थी, जिसमें पेट में चीरा लगा के प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता था। उसके बाद जो सर्जरी आई, TURP सर्जरी आई, जिसको हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। आज भी हम लोग सबसे कॉमनली TURP सर्जरी करते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं और प्रोस्टेट को एक इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा उसको चिप्स को काटा जाता है। 1990 के दशक में जो होलेप है वो डेवलप हुआ न्यूजीलैंड में, और होलेप बेसिकली यह भी एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, और जिसमें अप्रोच जो प्रोस्टेट को किया जाता है उसी रूट से किया जाता है जिसमें TURP किया जाता है। बट इसमें जो प्रोस्टेट को कट करने का या निकालने का लिए जो एनर्जी यूज की जाती है वो डिफरेंट होती है। होलेप में होल्मियम लेजर यूज किया जाता है, जबकि TURP में इलेक्ट्रिकल करंट यूज किया जाता है। दोनों ही टेक्निक अच्छी हैं। होलेप में होल्मियम लेजर फाइबर होता है जो पेशाब के रास्ते दूरबीन से प्रोस्टेट तक पहुंचता है और प्रोस्टेट को बाहर ही बाहर अलग कर देता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जैसे अगर सेव को लो या एप्पल को लें, अगर एप्पल को अंदर ही अंदर उसको इन्यूक्लिएट कर दो और सिर्फ छिलका लग जाए तो इसको हम इन्यूक्लिएशन बोलते हैं। वैसे ही प्रोस्टेट में क्या होता है, जो उसके कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर का जो प्रोस्टेट होता है अंदर ही अंदर अलग कर दिया जाता है और उसको ब्लैडर में या पेशाब की थैली में पुश कर दिया जाता है, और इसको फिर सेपरेट इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम मॉर्सिलेटर बोलते हैं, मॉर्सिलेटर पेशाब के रास्ते दूरबीन से डाल के उसको छोटे छोटे पीसेस करके उसको निकाला जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। जबकि TURP में क्या होता है, शुरू से ही छोटे छोटे कट्स लेके प्रोस्टेट को काटा जाता है और इस कट्स जो पीसेस निकलते हैं जिसको हम TURP चिप्स बोलते हैं उसको निकाला जाता है। अब बाहर से देखने में दोनों टेक्निक एक जैसी ही है, तो फिर होलेप का TURP के ऊपर क्या एडवांटेज है? तो होलेप का बेसिकली जो एडवांटेज है, सबसे पहला नंबर ये है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ टिश्यू निकलता है, जो अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट निकलता है वह ज़्यादा निकलता है। जब भी आप सोनोग्राफी रिपोर्ट मिलती है प्रोस्टेट की तो आप में वह दिखाता है कि वो 30 ग्राम का है, 40 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तो यह देखा गया है कि जो टिश्यू जो रिमूव होता है होलेप में ज़्यादा होता है। ज़्यादा टिश्यू निकलने की वजह से जो उसकी रीग्रोथ होते हैं वो चांसेस कम होता है। ऐसा देखा गया कि 10 साल के बाद सिर्फ 1 या 2% पेशेंट होते हैं या 1% से भी कम पेशेंट होते हैं जिनमें होलेप के बाद टिश्यू का रीग्रोथ होता है, मतलब प्रोस्टेट दोबारा ग्रो होता है। जबकि TURP सर्जरी के बाद 10 से 15% पेशेंट में दोबारा से प्रोस्टेट ग्रो हो सकता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं होलेप के। बट इससे पहले कि मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, मैं एक और एडवांटेज बताना चाहूँगा। होलेप में यूजली ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है क्योंकि लेज़र यूज होता है। हालांकि TURP में भी आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलमोस्ट नील हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। होलेप में थोड़ा ब्लीडिंग के चांसेस कम होता है। तीसरा, पेन या पेशाब में जलन भी कम होती है। होलेप के बाद यूजली 1 दिन बाद पेशाब की नली निकाल दी जाती है, या कई बार अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो 2 दिन बाद भी निकाली जाती है। TURP में भी अगर पेशाब प्रोस्टेट छोटा है तो अगले दिन नली निकाल दी जाती है और 2 दिन बाद नली निकाल दी जाती है। होलेप में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, पेशाब की जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है या इनकॉन्टिनेंस होती है वो कंपेयर टू TURP ज़्यादा होती है। TURP में यूजली लीकेज बहुत कम होता है, हार्डली हमारे ऑपरेटेड पेशेंट में कभी TURP में प्रॉब्लम हमने देखी नहीं कि लीकेज की प्रॉब्लम होती है। होलेप की टेक्निक इस टाइप की होती है, थोड़ा इनकॉन्टिनेंस रेट ज़्यादा होते हैं, बट विथ एक्सपीरियंस अब डिफरेंट टाइप्स के भी इन्यूक्लिएशन टेक्निक आ गई जिसमें धीरे धीरे इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम या यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी कम हो गई है। तो एडवांटेज अगर दोबारा से मैं इन्यूमरेट करूं तो टिश्यू ज़्यादा निकलता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, ये ऐसे पेशेंट्स में भी किया जाता है जिनमें खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि थोड़ा प्रोसीजर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और लीकेज की प्रॉब्लम किसी पेशेंट में हो सकती है जो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। रेयरली परमानेंट इनकॉन्टिनेंस होता है। अब ये बात करते हैं कि होल्मियम लेजर की
जो कॉस्ट है कितनी है, TURP कॉस्ट कितनी है, क्योंकि होल्मियम लेजर की मशीन महंगी आती है। इसमें यूजली 100 या 120 वॉट लेजर यूज किया जाता है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर पड़ती है मशीन। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन भी महंगी आते हैं। तो होल्मियम लेजर की कॉस्ट TURP से ऑलमोस्ट 2 गुनी या 3 गुनी पड़ जाती है। तो अगर आप कॉस्ट की देखा जाए, कॉस्ट और बेनिफिट देखा जाए, तो इसमें बैलेंस हो जाता है। TURP थोड़ा कम पड़ता है और बेनिफिट ऑलमोस्ट उतना ही होता है। बट फिर भी हम लोग होल्मियम लेजर ज़्यादा ऑफर करते हैं, क्योंकि पेशेंट भी लेजर प्रोसीजर चाहता है। दूसरा, रीग्रोथ कम होती है। अगर कोई सर्जन है जो रेगुलरली होल्मियम लेजर प्रोसीजर कर रहा है, तो उनके हार्ट में इनकॉन्टिनेंस रेट और कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी कम होती है। और आजकल होल्मियम लेजर ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए वह ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। आशा करता हूँ इससे होल्मियम लेजर न्यूक्लिएशन के बारे में एक आपको बेसिक नॉलेज मिला होगा। होल्मियम लेजर न्यूक्लिएशन अगर आप कराना चाहते हैं या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो मुझे आप